हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिना को कंटिन्यू करें। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ हमने इसके जो क्वेश्चंस हैं, यानी जिसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। यानी आपको ये बताना है कि वह कौन सा पैमाना है जिसमें हम भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को मापते हैं। यानी भूकंप किस पैमाने में मापा जाता है, ये आपको बताना है। An earthquake measures 3 on the scale। अब मान लीजिए कि जो अर्थक्वेक है उसने 3 स्केल में मेजर किया, इस पैमाने में मेजर। Would it be recorded by a seismograph? क्या ये सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा? Is it likely to cause much damage? क्या इससे एक नुकसान होगा? उस पैमाने का नाम बताइए जिस भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को मापा जाता है। पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी जाती है। क्या इसे सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या इससे बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि भूकंप की जो विनाशकारी ऊर्जा, यानी जो भूकंप की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, वो आपको बता। बेसिकली जब हम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि एक पैमाना होता है जिसमें हम भूकंप को मापते हैं, तो हम रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल जो है वो आपका पैमाना है, उसमें हम क्या करते हैं, हमको मापते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको ये दिया गया है, इस स्केल में जो हमारी रीडिंग आई है वो 3 आई। ठीक है, 3 रीडिंग आई है, तो क्या इसे सिस्मोग्राफ जो है रिकॉर्ड कर पाएगा? तो अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो सिस्मोग्राफ इसे रिकॉर्ड कर पाएगा, क्योंकि जो आपका 3 जो तीव्रता वाला भूकंप है, के कारण क्या होगा, ट्रेमर्स आएंगे, भूस्पंद आएंगे। तो क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी है वो मूव करेगी, उसकी प्लेट मूव करेगी, और हमारा जो सिस्मोग्राफ है वो उसे रिकॉर्ड कर। अगर हम बात करें 3 रिक्टर स्केल का जो भूकंप होता है वो बेहद ज्यादा जो है नुकसान नहीं करता। हमने ये देखा था कि जो आपके 7 स्केल, 5 स्केल से ऊपर के जो होते हैं वो नुकसान करते हैं, और 7 से ऊपर वाले बेहद ज्यादा नुकसान करते हैं। यहाँ पे जो नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की, कि आप इसका आंसर किस तरीके से। रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक। यानी पृथ्वी की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, या जो अर्थक्वेक है, बेसिकली अर्थक्वेक यानी भूकंप की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल। द स्केल हैज अ रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। स्केल है रीडिंग 1 से 10 तक होती है। एन अर्थक्वेक मेजरिंग 3 would be recorded by a seismograph। और वो अर्थक्वेक, वो भूकंप जिसे हम 3 में मेजर करते हैं, इसे सिस्मोग्राफ जो है वो माप सकेगा, या सिस्मोग्राफ में हम इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल 3 नॉट कॉज मच डैमेज। अब अगर हम बात करें 3 स्केल के भूकंप की, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज या नुकसान नहीं करेगा। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव। अब अगर हम बात करें 5 मैग्नीट्यूड की, तो 5 रिक्टर स्केल का जो आपका भूकंप होता है उसे हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, यानी वो नुकसान करता है। 3 वाला जो है वो ज्यादा नुकसान आपको नहीं। रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप के विनाशकारी ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। स्केल की रीडिंग 1 से 10 तक।
3 तीव्रता वाला भूकंप सिस्मोग्राफ द्वारा दर्ज किया जाएगा। स्केल 3 की तीव्रता से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 5 तीव्रता का भूकंप विनाशकारी प्रकृति का माना जाता है। तो आपका जो है भूकंप है वो किस में मापा जाता है, उसको मापने का पैमाना क्या है, तो उसको मेजर करने का स्केल क्या है? आपका जो स्केल होता है वो रिक्टर स्केल, ठीक है। और उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। आकाशीय बिजली या तड़ित से बचने के 3 उपाय सुझाव। मैंने आपको तड़ित से बचने के लिए 3 उपाय बताने हैं, 3 आपको मेजर्स पर। अब तड़ित से बचने के लिए हमने बहुत सारे उपाय जो है डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपको कभी भी जो है आपको कोई भी खुली जगह में नहीं रहना चाहिए। जब तड़ित हो रहा है यानी जब बिजली गिर रही है तो आपको नहाना नहीं चाहिए। आपको पोल्स हो गए, लोहे के पोल हो गए, आपके तो तारे हो गई, इनके पास खड़े नहीं होना चाहिए। कि क्या होता है, मेटल जो है वो आपकी तड़ित को, तड़ित क्या है आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत आवेश का विसर्जन है। तो ये क्या कर सकती है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अगर आप इनके पास खड़े होंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें जो है कभी भी जो है आपके लोहे की चीजें हैं, आपके पोल्स हैं यानी खंबे हैं लोहे के, तारे हैं, टेलीफोन की तारे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। नहाना भी नहीं चाहिए, इसमें क्या हो सकता है, पानी में भी आपके चार्जेस फ्लो कर सकते हैं जिससे आपको शॉक लग सकता है। और कभी भी आपको बाहर नहीं रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप घर के अंदर रहें, या अगर कार में है तो कार के अंदर रहें, कार के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, ठीक है। और आपकी जो खिड़की दरवाजे हैं कार के बिल्कुल बंद होने। वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग आर, यानी आकाशीय बिजली या तड़ित से बचने के कई उपाय हैं। पहला है ऑलवेज रिमेन इन अ क्लोज, हमेशा एक बंद जगह में रहे। एंड इफ यू आर इन अ कार स्टे देयर, और अगर आप कार में हैं हमेशा एक क्लोज घर है तो बंद जगह होनी चाहिए आपको। Until the lightning is over and keep the window closed, कब तक रहना है, जब तक लाइटनिंग यानी तड़ित है बंद ना हो जाए, और आपकी जो विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, उनको आपको बंद करके रखना है। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर, कोई भी जो बिजली तारे हैं उन्हें छूना नहीं चाहिए। टेलीफोन केबल्स और मेटल, टेलीफोन केबल्स हो गई, ठीक है, मोबाइल फोन की जो केबल हो गई, तारे हो गई, मेटल की पाइप हो गई, जैसे आपके मेटल के हो गए, उनसे आपको दूर रहना। नेवर वेट इन रनिंग वाटर, दिस मे कॉज इलेक्ट्रिक, कभी भी आपको बहते हुए पानी में नहीं नहाना है कि बहते हुए पानी से क्या हो सकता है, जो है आपको बिजली के झटके लग सकते, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। आकाशीय बिजली से बचने के कई तरीके हैं। हमेशा एक बंद जगह पर रहें, और यदि आप कार में हैं तो बिजली बंद होने तक वहीं रहें। खिड़कियां बंद रखें। कभी भी किसी बिजली के तार, टेलीफोन केबल या धातु के पाइप को ना छूएं। बहते पानी में कभी ना नहाएं, इससे बिजली का झटका लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून। यह बताइए कि एक आवेशित गुब्बारा
दूसरे आवेशित गुब्बारे से रिपेल क्यों होता है, ये विकर्षित क्यों होता है। Whereas an uncharged balloon is attracted to another charged balloon. वहीं अगर हम अनावेशित गुब्बारे की बात करें, ये आवेशित गुब्बारे की तरफ आकर्षित होता है। बताएं कि क्यों एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा प्रतिकर्षित होता है, जबकि एक अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे की तरफ आकर्षित होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने गुब्बारा लिया और उसको क्या किया, रगड़ कर आवेशित कर दिया। आवेशित करने के कारण क्या होता है, आप ये जानते हैं, जब भी हम जो है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, जो आवेश है, उनका फ्लो, आवेश का फ्लो होता है, आवेश का प्रवाह होता है, जिस कारण दोनों के दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। अब यहाँ पे हमने दो गुब्बारे लिए हैं, उन्हें क्या किया, उनको आवेशित किया और उनको पास ले। अब दोनों गुब्बारों पर, जो आपके दोनों के दोनों गुब्बारे हैं, दोनों पर आवेश है, दोनों में सेम आवेश है। जब हम उन्हें पास लेके आते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं, जब भी हम रिपल्शन यानी विकर्षण की बात करते हैं, जब भी हम विकर्षण की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि जब भी आप दो आवेशित वस्तुओं को पास लेके आते हैं तो या तो वस्तुएं क्या करती है, आपकी आकर्षित होती है या जो है विकर्षित होती है। पर जब हम सेम चार्जेस को पास में लेके आते हैं तो वो हमेशा विकर्षित करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को जो है रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका अर्थ है कि दोनों वस्तुएं आवेशित। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, दो आवेशों की। दो आवेशित वस्तुएं अट्रैक्ट भी हो सकती है, रिपेल भी हो सकती है। लेकिन जब रिपल्शन का केस आता है तो इसका अर्थ है कि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की दोनों वस्तुएं क्या है, आवेशित। वहीं जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, आकर्षण की बात करते हैं, आकर्षण जो है आपकी दोनों आवेशित वस्तुओं के साथ साथ एक अनावेशित और एक आवेशित वस्तु के में भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या किया गया, पहले दोनों आवेशित गुब्बारों को लाया गया, दोनों रिपेल हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों को एक ही प्रकार के नेचर के वस्तु से रगड़ा। अब अगर हम बात करें एक अनचार्ज या अनावेशित और एक आवेशित गुब्बारे की, तो अनावेशित गुब्बारे को हमने किसी चीज से रगड़ा नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। वहीं जो दूसरा गुब्बारा है जिसे हमने कपड़े से रगड़ा है, वो क्या हो गया है, आवेशित हो। अब इन दोनों को जब हम पास लेके आते हैं तो ये देखा गया है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि एक बॉडी आपकी चार्ज है, दूसरी अनचार्ज है। और ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा है कि कई बार क्या होता है, आपकी जो है एक वस्तु आवेशित होती है, दूसरी अनावेशित होती है, और दोनों को पास लाया जाता है तो वो अट्रैक्ट। द सरफेस एनर्जी ऑन द बैलून इज ऑफ द सेम नेचर हैज दे गॉट रिपेल्ड। यानी अगर हम बात करें गुब्बारे की, अगर हम बात करें गुब्बारे की जो सरफेस चार्ज का जो क्षेत्र आवेश सरफेस चार्ज है, वो कैसे नेचर का है, सेम नेचर का। नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, एक जैसी है, इसलिए ये क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। When a charged balloon is brought near an uncharged balloon, due to induction the charge it acquires charges which is opposite. अब क्या होता है बेसिकली, जब भी हम दो ऐसे गुब्बारों को पास में लेके आते हैं, तो ये गुब्बारा है और ये गुब्बारा, ये हमारा आवेशित है, अनावेशित। अब एक आवेशित एक अनावेशित, तो क्या होता है, जैसे ही हम पास में एक गुब्बारे को लेके आ रहे हैं जो आवेशित है, मान लीजिए चार्ज, अब जो दूसरा गुब्बारा है वो कैसा है, वो अनावेशित है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, वो अनावेशित है, उदासीन है। अब जैसे ही आप आवेशित गुब्बारे को अनावेशित गुब्बारे के पास लेके आते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये कैसा अनावेशित है, यानी इसमें नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश और धनावेश दोनों की संख्या क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगे, ये आवेशित नहीं है।
अब क्या होगा, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आएंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, वही नेगेटिव चार्ज इससे दूर चल जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने ये पढ़ा है या हमने ये देखा है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि हमेशा जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक जैसे आवेश जो होते हैं, जैसे प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज, ऋणावेश ऋणावेश यानी धनावेश धनावेश, ऐसे केस में क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज को इस गुब्बारे के पास लेके आए तो मैक्सिमम आपका नेगेटिव चार्ज था सारा एक तरफ इकट्ठा हो गया, यानी इधर एक तरफ एक जगह इकट्ठा हो गया। अब हमने एक और चीज पढ़ी है, तो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी जो आपके विजातीय आवेश जैसे धनावेश ऋणावेश ऋणावेश धनावेश, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे ही हम गुब्बारे को न्यूट्रल गुब्बारे के पास लेके आए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने क्या किया, जो न्यूट्रल गुब्बारा है उसका पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर आकर्षित किया तो वो इस तरफ इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन या इस आकर्षण के कारण जो है आपका एक अनावेशित गुब्बारा जो है आवेशित गुब्बारे की ओर आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो है विपरीत आवेश गुब्बारे के इस तरफ इकट्ठा हो रहा है, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं, चालन प्रक्रिया। Due to the induction of charges, it acquires charge which is opposite in nature to that of a charged balloon. As unlike charges attract each other, the uncharged balloon get attracted by the charged balloon. अब क्या होता है, जैसे कि जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्ज नहीं है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी कारण अनावेशित गुब्बारा है आवेशित गुब्बारे की ओर आकर्षित होता है। गुब्बारों पर सतही आवेश समान प्रकृति का होता है, इसलिए वे विकर्षित होते हैं। जब एक आवेशित गुब्बारे को आवेशों के प्रेरण के कारण एक अनावेशित गुब्बारे के पास लाया जाता है तो यह आवेश प्राप्त कर लेता है जो आवेशित गुब्बारे की प्रकृति से विपरीत होता है। क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे के द्वारा आकर्षित होता है। इस तरीके से यहाँ पे आप इसका आंसर, क्या आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। चित्र की सहायता से उस उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग आवेशित वस्तु का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपको डायग्राम यानी जो आपके आरेख है उसके माध्यम से आपको ये बताना है कि वह उपकरण कौन सा है या वह उपकरण किस तरीके से काम करता है जिससे हम आवेशित वस्तु का पता लगाते हैं, यानी चार्ज बॉडी का पता लगाते हैं। अब जैसे कि आपने जो है ये पढ़ा है, हमने जो है डिस्कस किया था कि कोई भी वस्तु आवेशित है हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसके लिए हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो आपका उपकरण है वो है आपका जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम आवेशित वस्तु का पता लगाते हैं। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो कुछ आपका इस तरीके से होता है। एक आपका जो है यहाँ पे ग्लास का कंटेनर होता है, के ऊपर कॉर्क लगी हुई। अब इस कॉर्क के थ्रू
एक मेटल प्लेट, ठीक है, मेटल प्लेट ली जाती है जिसमें मेटल की रॉड होती है, ब्रास की रॉड होती है बेसिकली, तो यहाँ पे इस कॉर्क पे लगाया जाए और इसके नीचे जो है आपकी गोल्ड फॉइल, सोने की जो फॉइल है उसकी लीव्स लगाई। अब क्या किया जाता है, जो भी आपकी आवेशित वस्तु उसे लाया जाता है, उसे लाया जाता है। जैसे हमने ये रॉड है हमारे पास, इसको हम लेके आए, ये आवेशित है, इस पे प्लस चार्ज है। अब जैसे ही आप इसे मेटल की प्लेट के पास लेके आए, क्या होता है, जो मेटल की प्लेट है और ये पूरा स्ट्रक्चर है ये आपस में जुड़ा है और ये क्या है आपका कंडक्टर, चालक। अब क्या होता है, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशित कण को इसके पास लेके आते हैं, प्लेट के पास लेके आते हैं, क्या होता है, सारा का सारा ऋणावेश यहाँ पे यानी प्लेट पर इकट्ठा हो जाता है, वही धनावेश नीचे जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वहां पे चला। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, हम ये जानते हैं कि ये रॉड जो है वो आवेशित है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है हमारा जो है कैसा है, अनावेशित है। अनावेशित का अर्थ क्या है, अनावेशित का अर्थ ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश की जो संख्या है वो बराबर है, इसलिए ये क्या है, ये हिस्सा न्यूट्रल है। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव चार्ज रॉड को यहाँ लेके आए, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, धनावेश जो है वो अपनी तरफ ऋणावेश को यानी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, या ज्यादातर जो नेगेटिव चार्ज है या ऋणावेश है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। वही अगर हम धनावेश की बात करें तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज रॉड ये धनावेश को क्या करेगी, रिपेल करेगी, रिपेल करेगी, विकर्षित करेगी। रिपल्शन के कारण ये बेहद दूर चल जाएगा और ये आपका गोल्ड फॉइल में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये गोल्ड फॉइल में इकट्ठा हो गया, दोनों पत्तियों में इकट्ठा हो गया है, ये पत्ती और ये पत्ती दोनों ऐसे हो गई धनावेशित, दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, दोनों दोनों के दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये आपकी जो पत्ती है वो थोड़ा चौड़ी हो जाए, ऐसे थी तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज इकट्ठा हो गया, दोनों का आवेश क्या है, सेम है, इसलिए रिपेल करेगी, तो पत्ती आपकी ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो रॉड है या वस्तु जो है वो कैसी है, आवेशित है। तो इस तरीके से आपका ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है काम करता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर का, यानी जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड ऑन विच 2 लीव्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आर फिक्स्ड, यानी जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या होता है, ये एक मेटल रॉड होती है जिसपे 2 एल्यूमिनियम की फॉइल लगी होती है, they are fixed to one end and a metal disc at the other end, और दूसरे हिस्से में क्या होता है, और की एक सिरे क्या होती है, एल्यूमिनियम की पत्तियां या गोल्ड की पत्तियां, और दूसरे सिरे में क्या होता है, एक मेटल की डिस्क। The leaves are kept inside a conical flask, जो लीव्स है कहाँ रखा जाता है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, and it is corked to isolate them from the atmospheric air, और इसे कॉक्ड किया जाता है ताकि वायुमंडलीय हवा से इसे दूर रखा जा सके। When a charged body comes in contact with a metal, जब वस्तु है एक धातु की डिस्क के पास आती है, कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, the aluminium leaves moves away from each other, क्या होता है, जो एल्यूमिनियम की लीव्स है, एल्यूमिनियम की जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती है, बिकॉज सम चार्जेस आर ट्रांसफर्ड एल्यूमिनियम मेटल। ऐसा इसलिए होता है, जो है मेटल की जो रॉड है उसके माध्यम से एल्यूमिनियम क्या है वहां तक आवेश का जो है प्रवाह हो जाए, तो वो फ्लो कर जाए। दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड चार्जिंग बाय,
इसको ही हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। The charges on the leaves and the charged body are of the same nature. जो लीव्स है उसमें जो आवेश हैं और जो हमारी वस्तु है उसका जो है आवेश जो है वो सेम है। एंड thus the leaves of aluminium repel each other. इसलिए क्या होता है, एल्यूमिनियम की पत्तियां आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है, आकर्षित करती है। इफ द बॉडी इज नॉट चार्ज्ड देन दे वुड अट्रैक्ट ईच अदर। अगर बॉडी जो है, वस्तु जो है वो आवेशित नहीं है, ये क्या करेगा, ये वो अट्रैक्ट करेगा, करेगा। ठीक है, इसमें एक धातु की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर एल्यूमिनियम पन्नी की दो पत्तियां, एल्यूमिनियम की जो है दो पत्तियां और दूसरे सिरे पर एक धातु की डिस्क लगी हो। पत्तियों को एक शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर रखा जाता है और इन्हें वायुमंडलीय हवा से अलग करने के लिए कॉर्क लगाया जाता है। जब कोई आवेशित वस्तु धातु डिस्क के संपर्क में आती है तो एल्यूमिनियम की पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, क्योंकि कुछ आवेश धातु की छड़ के माध्यम से एल्यूमिनियम की पत्तियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा चार्जिंग कहा जाता है। पत्तियों और आवेशित पिंड पर आवेश प्रकृति के समान होते हैं और इस प्रकार एल्यूमिनियम की एक दूसरे से प्रतिकर्षित यानी विकर्षित करती है। यदि वस्तु आवेशित ना हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर देंगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। भारत के 3 राज्यों की बनाए जहां भूकंप आने की अधिक संभावना। यानी आपको 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भूकंप आने की जो संभावना है वो बेहद अधिक होती है। यानी ये जो एरिया है इनको हम सिस्मिक जोन या डेंजर जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, गुजरात का इलाका हो गया। तो ये आपके कुछ जगह हैं जहाँ पर जो है भूकंप बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, या ये डेंजर या जो है सिस्मिक जोन। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं कि गुजरात, असम एंड जम्मू कश्मीर। गुजरात, असम एंड जम्मू कश्मीर are the 3 states where earthquakes are more likely to. गुजरात, असम और जम्मू कश्मीर ऐसे 3 राज्य हैं जहां भूकंप आने की संभावना अधिक है। तो यहाँ पे आपके गुजरात, असम और जम्मू हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप कोई भी 3 स्टेट का नाम लिखें। ठीक है, आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, सपोज यू आर आउटसाइड योर, मान लीजिए आप घर एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, और एक भूकंप आ जाता है।
व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यानी आप कौन कौन सी जो है सावधानियां बरतेंगे ताकि आप खुद को बचा सकें। मान लीजिए आप अपने घर के बाहर हैं और भूकंप आ जाता है, आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरतें। अब जैसे कि पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप जो है खुद को भूकंप से बचा सकते हैं। इसमें हमने ये देखा था कि जब भी भूकंप आता है तो आपको एक खुली जगह में जाना चाहिए, यानी बाहर कहीं खुली जगह पे आपको जाना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो ऐसे जगह में जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा खुला एरिया है। कार में है तो फटाफट से ऐसी जगह में जाएं जहाँ पे पूरा खुला है और ऐसे एरिया में आपको किसी भी प्रकार की बिजली की तारें नहीं होनी चाहिए, पोल्स नहीं होने चाहिए, जो है बिल्डिंग्स वगैरह आपकी दूर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कुछ भी पूरा खुला ग्राउंड हो, किसी भी प्रकार की तारें ना हो, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग्स ना हो, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। और अगर आप कार में हैं तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए। और आप जैसे कार में हैं तो कार से फिर आप ऐसे कार के अंदर नहीं रहना है, आपको बाहर जाना है, खुले ग्राउंड, खुली जगह आपको। अब हम इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, यानी निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है फाइंड एंड गो टू एन ओपन फील्ड, ऐसी जगह ढूंढे जहां पे खुला हो, जो खुली जगह हो। एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, और बिल्डिंग से दूर रहें। ट्रीज, इलेक्ट्रिक वायर एंड पोल, बिल्डिंग, इमारतें, पेड़, बिजली की तारें, इन सबसे आपको दूर है। If इन अ कार, अगर आप एक कार में हैं, देन ड्राइव टू एन ओपन फील्ड, तो आपको क्या करना है, एक खुले रास्ते में या खुली जगह पे आपको जाना है। एंड डू नॉट कम आउट ऑफ योर कार, और अपनी कार से बाहर नहीं निकल। भूकंप आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। खुले मैदान में जाएं और इमारतें, पेड़ों, बिजली की तार और खंभों से दूर। यदि आप कार में हैं तो खुले मैदान में चलें, जाएं और अपनी कार से बाहर ना। इस तरीके से आपको आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड दैट थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू occur इन अ सर्टेन डे, यानी जो मौसम विभाग है उसने ये भविष्यवाणी की है कि कुछ दिनों में तूफान आने वाला है या तड़ित झंझा होने वाली है। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, मान लीजिए आपको घर से बाहर जाना है। वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला, क्या आप अम्ब्रेला ले जाएंगे? एक्सप्लेन, यानी आपको क्यों ले जाएंगे, अगर नहीं ले जाएंगे। तो जब भी जो है थंडरस्टॉर्म आता है, तड़ित झंझा होती है, तो हमने एक बात पढ़ी, क्या पढ़ा है कि अगर कभी भी बिजली गिरती है तो आपको घर के अंदर रहना है या ऐसी जगह में रहना है जो बंद जगह में। आपकी खिड़कियां दरवाजे बंद होने चाहिए। अगर आप कार में हैं तो उसके अंदर रहिए, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रहिए। लेकिन बाई चांस आपको बाहर जाना है तो आपको अम्ब्रेला को कैरी नहीं करना है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे छाते होते हैं वो उसको मेटल के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। और ये जो धातु है, ये जो है लाइटनिंग के जो चार्जेस हैं, तड़ित के जो आवेश, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, जिससे ये आवेश है वो इस की जो रॉड है उससे प्रवाहित हो सकते हैं और हमें करंट लग सकता है या शॉक लग सकता है। इसलिए कभी भी अम्ब्रेला को लेके नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको जो, अगर आप बाई चांस बाहर हैं और तब हो जाए, यानी तब तड़ित झंझा हो जाए या फिर आपकी बिजली गिर जाए, तो आपको क्या करना है, अपने आप को जो है ऐसे करके, मतलब अपने हाथों को अपने शरीर से चिपका के नीचे बैठ जाना है।
इससे आप क्या करेंगे, इससे आप बच। नो वन शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, यानी किसी को भी थंडरस्टॉर्म में, तड़झंझा में अम्ब्रेला को यानी छाता को कैरी नहीं करना चाहिए। द थंडरस्टॉर्म इज accompanied बाय लाइटनिंग। थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, लाइटनिंग भी होती है। एंड द चार्जेस माइट ट्रेवल फ्रॉम द क्लाउड टू द मेटल रॉड ऑफ, ये हो सकता है कि जो आपका अम्ब्रेला है, जो छाता है, उससे जो है लाइटनिंग के, गणित के जो आवेश हैं वो प्रवाहित हो जाए। एंड माइट कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक, और इससे क्या हो सकता है, आपको बिजली के झटके लग सकते हैं, शॉक लग सकते हैं। द पर्सन कैरिंग, so it is not safe to carry an umbrella during life, इसलिए किसी की छाते को से जाना ठीक नहीं है, सेफ नहीं। नहीं, तूफान के दौरान छाता नहीं रखना चाहिए। गरज के साथ बिजली चमकती है और आवेश बादल के से छतरी पर लगी हाथों की छड़ तक जा सकती है, ले जाने वाले व्यक्ति को झटका लग सकता है। इसलिए बिजली गिरने के दौरान छाते ले जाना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, आपको इसे नोट करना है। जीआईसी बुग्गा वाला कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी बुग्गा वाला कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज भवनीत कौर। भुवनीत बेटा, आप ये बताइए कि जो आपका भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, उसे हम किस स्केल में मेजर करते हैं, किस पैमाने में उसे यस मैम। जो है मापा जाता है? भूकंप को किस पैमाने में मापा जाता है, किस स्केल में मापते हैं, हम उसे मेजर करते हैं? रिएक्टर। 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 यस मैम। बेटा उसे रिक्टर बोलते हैं, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर। ठीक है, रिएक्टर नहीं बोलते थे, रिक्टर बोलते थे, रिक्टर स्केल प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, वैसे आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।